एक जवान लड़की का शरीर घने जंगल में टुकड़ों में कटा हुआ पड़ा है और वहां मौजूद हर एक पत्ता उसके लाल खून से सना हुआ है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी धड़कनों को जरा थाम लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के एक बेहद शांत इलाके से, जहां की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा और खूनी भयानक राज छिपा है। जासूस जो किर्बी अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो कैमरे की तरफ घूरते हुए धीमी और भारी आवाज में कहता है कि इस केस में आज भी कुछ ऐसी भयानक और डरावनी बातें हैं जिन्हें हम आज तक कभी सुलझा ही नहीं पाए हैं। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक जाता है। वो बताता है कि ये सब कुछ किसी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसा है और अगर वो सारे टुकड़े एक साथ जुड़ भी जाएं, तो भी वो उस भयानक तस्वीर को अपनी आंखों से कभी नहीं देखना चाहेगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ साल 1993 के उस खौफनाक दौर में, जहां सैन बर्नार्डिनो का पूरा इलाका एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा था। शहर की सड़कें बिल्कुल सूनी हैं और रात का अंधेरा बहुत गहरा हो चुका है। यहाँ के पुलिस स्टेशन में हर तरफ अजीब सी हलचल और घबराहट मची हुई है। जासूस किर्बी और लेक्सी टेलर अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं और उनके सामने खौफनाक जुर्म की कुछ बेहद डरावनी फाइलें खुली पड़ी हैं। सबसे पहली घटना एक बहुत ही खौफनाक और कंपा देने वाले मर्डर की है। तारीख है 8 अगस्त 1993 और घने राष्ट्रीय जंगल के बीचों बीच सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा में एक अजीब सी सड़न और खून की बदबू फैली हुई है। तभी पुलिस की पीली टेप उन सूखी झाड़ियों के बीच बांधी जाती है। वहां जमीन पर एक नीले रंग का बड़ा सा प्लास्टिक का कवर पड़ा हुआ है और उस कवर के नीचे एक 24 साल की लड़की की लाश मौजूद है। उस लड़की का नाम शिफ्रा है और उसके शरीर की हालत रूह कंपा देने वाली है। दरिंदे ने उसके शरीर को बेहद बेरहमी से कई टुकड़ों में काट दिया है और उसके अंदरूनी अंगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर नष्ट कर दिया है। पुलिस वाले अपने मुंह पर रुमाल रखे हुए उस लाश को देख रहे हैं और उनकी आंखों में भी एक गहरा खौफ साफ झलक रहा है। कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, सिवाय एक मोटेल के पुराने रजिस्टर के, जहां उसने अपना एक फर्जी नाम दर्ज किया था, एल्बर्ट शाइनी। वक्त बीतता है और ठीक 9 महीने के बाद एक और खौफनाक रात आती है। तारीख है 3 जून 1994 और शहर के एक ओल्ड एज होम में बुजुर्ग लोग अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं। बाहर हवा का शोर है, तभी एक कमरे की कांच वाली खिड़की बिना किसी आवाज़ के बहुत ही धीरे से सड़क जाती है। कमरे के अंदर 82 साल के मिस्टर ग्रिफिथ अपने बिस्तर पर बेबस लेटे हैं। वो बहुत बीमार हैं और उनके नाक पर ऑक्सीजन की नली लगी है। कमरे में सिर्फ उस मशीन की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही है। तभी अंधेरे में से खूंखार साया निकलकर उनके बिस्तर के पास खड़ा हो जाता है। वो दरिंदा अपने हाथ में एक भारी सा ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाता है और पूरी ताकत से उनके कमज़ोर शरीर पर दे मारता है। कमरे में खून के लाल छींटे सफ़ेद चादर पर बिखर जाते हैं, लेकिन वो हैवान अभी कहाँ रुकने वाला था। वो अपनी जेब से एक धारदार बॉक्स कटर नाम का चाकू बाहर निकालता है और उस बेबस इंसान के शरीर पर 30 से भी ज़्यादा बार बेरहमी से वार करता है। बुजुर्ग की एक आंख बाहर आ चुकी है और बिस्तर पूरी तरह खून से भीग चुका है। पुलिस को वहां से एक आधा अधूरा फिंगरप्रिंट मिलता है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। अब आता है साल 1995, महीना है अक्टूबर का और एक 12 साल का मासूम बच्चा नोआ स्कूल से अपने घर की तरफ लौट रहा है। सड़क पर हल्की हल्की धूप है, लेकिन तभी वो बच्चा अचानक कहीं गायब हो जाता है। महीनों तक उसकी तलाश होती है, फिर जनवरी की कड़ाके की ठंड में सिल्वरवुड झील के पास एक गहरे और कीचड़ से भरे गड्ढे में कुछ अजीब सा दिखता है। पुलिस वाले उस गड्ढे की गीली मिट्टी को अपने हाथों से हटाते हैं और उनके चेहरे की रंगत पूरी तरह से पीली पड़ जाती है। उस गड्ढे के अंदर उस मासूम की सड़ी गली लाश मौजूद है, जिसके पेट को बेरहमी से फाड़कर उसका लीवर बाहर निकाल लिया गया है। लाश के ऊपर सीमेंट की भारी ईंटें रखी हुई हैं ताकि वो ऊपर ना आ सके।
पास ही मिट्टी से सना हुआ उस मासूम का स्कूल बैग पड़ा है और उसी बैग के पास वो खून से सना बॉक्स कटर वाला चाकू भी गिरा हुआ है। पुलिस को वहां से एक फटा हुआ पन्ना मिलता है जिस पर सिर्फ एक अजीब सा शब्द लिखा हुआ है, कैलिबन। कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है जिसे पढ़कर सबके पसीने छूट जाते हैं। उस लेटर में कातिल ने पुलिस का मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि मुझे न पकड़ने के लिए शुक्रिया और अभी 10 लोगों की जान और जानी है। उस लेटर के बिल्कुल अंत में एक बेहद अजीब सा और खौफनाक निशान बना हुआ है। पुलिस समझ चुकी है कि ये कोई आम कातिल नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और शातिर सीरियल किलर है। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है और अब हम साल 2010 में आ चुके हैं। 15 सालों तक वो खूंखार कातिल बिल्कुल शांत और किसी अंधेरे में छिपा बैठा था, लेकिन अब वो दरिंदा पहले से कहीं ज्यादा समझदार और खतरनाक हो चुका है। जुलाई का महीना है और एल्टन एवेन्यू के एक बेहद शांत मोहल्ले में डिप्टी विल मार्टिनेज अपनी पुलिस कार से उतरकर एक घर की तरफ बढ़ रहा है। घर के बाहर सन्नाटा है और दरवाजे पर लगा ताला अंदर से बंद है। मार्टिनेज अपने पार्टनर के साथ घर के पिछले हिस्से की तरफ जाता है और अपने जूतों के नीचे बजरी के कुचलने की आवाज़ साफ सुन रहा है। वो दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और अपनी आवाज़ को भारी करते हुए चिल्लाता है कि क्या अंदर कोई मौजूद है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खामोशी मिलती है। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है और जैसे ही उसकी नज़र सामने डाइनिंग रूम पर पड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं। डाइनिंग रूम के ठीक बीचों बीच शेरिडन परिवार के 3 लोग कुर्सियों से बंधे हैं। उनके मुंह पर बहुत ही मोटे टेप चिपकाए गए हैं ताकि उनकी कोई भी चीख कमरे से बाहर न जा सके। दीवारें और फर्श खून की लाल बूंदों से सने हुए हैं। कातिल ने उनके पैरों को रंग के बड़े बड़े खाली डिब्बों में डाल रखा है और उन डिब्बों पर तीनों के नाम बहुत ही साफ और डरावने अक्षरों में लिखे हैं। कातिल ने उनके पैरों की जांघों की नसों को बहुत ही चालाकी से काटा है ताकि उनके शरीर का सारा खून धीरे धीरे रिसकर उन डिब्बों में भरता रहे। एक इंसान के शरीर से सारा खून निकलने में करीब 15 मिनट का समय लगता है और वो तीनों अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को तड़प तड़प कर मरते हुए देख रहे थे। हैरानी की बात यह है कि कातिल ने ये सब इतनी सफाई से किया है कि ज़मीन पर उसके जूतों का या खून का एक भी गलत निशान मौजूद नहीं है। मार्टिनेज की नज़र जब कमरे की ऊंची छत पर पड़ती है तो वो खौफ से कांपने लगता है और अपने पीछे खड़े पार्टनर की तरफ मुड़ता है। छत पर उसी परिवार के खून से 15 साल पुराना वही अजीब सा निशान बना हुआ है। कातिल वापस आ चुका है और उसने अपना खेल फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक और मजाक उड़ाने वाला लेटर मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि फसल की कटाई का वक्त अब शुरू हो चुका है। शहर में खौफ का माहौल है। तभी 8 नवंबर की एक सर्द रात आती है। एक जवान लड़की तमारा और उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन अपने घर में टीवी देख रहे हैं। टीवी की आवाज़ काफ़ी तेज़ है और उन्हें दरवाजे के पीछे की आहट सुनाई नहीं देती। तभी अंधेरे में से कातिल हाथ में स्टन गन लिए उनके पीछे आ खड़ा होता है। वो बिना कोई मौका दिए ग्लेन के शरीर में करंट दौड़ा देता है और वो दर्द से चीखते हुए ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। इसके बाद वो खूंखार दरिंदा अपनी जेब से एक ब्लो टॉर्च निकालता है और उसकी नीली रंग की तेज़ आग को सीधा उसके चेहरे पर लगा देता है। आग की लपटें उसके मांस को बेरहमी से जला रही हैं और पूरे कमरे में जलते हुए इंसानी मांस की भयानक बदबू फैलने लगती है। इसके बाद वो तमारा की तरफ बढ़ता है और अगली सुबह एक बहुत ही डरावनी खबर आती है। पार्क में दौड़ने वाली एक औरत को घास के बीच तमारा का कटा हुआ सिर मिलता है और उसकी आंखें खौफ के मारे बुरी तरह से फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस पागलों की तरह उस दरिंदे को पूरे शहर में तलाश कर रही है। तभी उन्हें एक और खौफनाक मर्डर की सूचना स्विमिंग पूल से मिलती है। ये पूल बहुत पुराना है और इसके चारों तरफ कटीले तार लगे हुए हैं। पूल के अंदर पानी आधा भरा है और वो पानी पूरी तरह से गंदा और हरा हो चुका है। पानी के बिल्कुल बीचों बीच डेनिस झाओ नाम के एक आदमी को खंबे से बांधा गया है। उसका शरीर पूरी तरह से हजारों काली और चिपचिपी जोंकों से ढका हुआ है। जोंक उसके शरीर से चिपककर धीरे धीरे उसका सारा खून चूस रही हैं। उस आदमी की आंखें दर्द और बेबसी से लाल हो चुकी हैं,
लेकिन वो मदद के लिए एक आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि उस शैतान ने उसकी जीभ को भी बेरहमी से काटकर अलग कर दिया है। पानी की सतह पर खून की लाल और अजीब सी परत तैर रही है। जासूस किर्बी को डेनिस के कंप्यूटर से एक बहुत ही अहम सुराग मिलता है। उन्हें पता चलता है कि कातिल ने कॉफ़ी शॉप के वाईफाई का इस्तेमाल किया था। किर्बी और टेलर तुरंत ही उस कॉफ़ी शॉप के पास पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक बेघर इंसान सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा हुआ मिलता है। वो बेघर आदमी खौफ से कांपते हुए अपनी आप बीती पुलिस को बताता है। वो कहता है कि एक अजीब सा आदमी उसे अपनी वैन में बिठाकर एक घर तक ले गया था और उस आदमी का चेहरा किसी शैतान से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। पुलिस उस वैन के मालिक विक्टर को शक के घेरे में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन विक्टर रोते हुए बार बार अपनी बेगुनाही की कस्में खाता है और कहता है कि एक भयानक मास्क पहने हुए आदमी ने उसकी वैन चोरी कर ली थी। किर्बी को अब उस बेघर इंसान की बात पर यकीन होने लगता है और वो तुरंत पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो घर बाहर से बिल्कुल शांत और वीरान सा दिखाई दे रहा है। किर्बी अपने हाथ में बंदूक तानकर बहुत ही संभलते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है। वो अपनी बूट की पूरी ताकत से लकड़ी के उस दरवाजे पर एक जोरदार लात मारता है और दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ टूटकर अंदर की तरफ गिर जाता है। घर अंदर से बिल्कुल खाली है और वहाँ खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। किर्बी की नज़र सामने वाले दरवाजे के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खून से वही अजीब निशान बना हुआ है। पुलिस घर का कोना कोना छानती है और उन्हें दूरबीन पर एक पुराना फिंगरप्रिंट मिल जाता है। ये फिंगरप्रिंट सीधा 1995 वाले केस से जाकर जुड़ता है और आखिरकार उस खूंखार कातिल का असली नाम सामने आ ही जाता है, लेस्ली साइक्स। ये वो आदमी है जो पिछले 20 सालों से कैलिफोर्निया से गायब था और इस दौरान उसने यरूशलेम और यूरोप के कई रहस्यमयी देशों का सफ़र किया। वहाँ उसने पुरानी और खौफनाक काले जादू जैसी शैतानी किताबों का गहन अध्ययन किया और अब वो एक बहुत बड़े और खूनी मकसद के साथ वापस लौट कर आ चुका है। पुलिस अभी लेस्ली साइक्स की खौफनाक दुनिया को समझ ही रही थी कि 19 मार्च की एक काली और मनहूस रात उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। 16 साल की विक्टोरिया अपने कमरे में अकेली बैठी हुई है और वो इंटरनेट पर एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मेकअप का तरीका बता रही है। कमरे की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, लेकिन तभी पीछे के दरवाजे से एक जोरदार खड़कने की आवाज़ आती है। विक्टोरिया के चेहरे की मुस्कान अचानक से गहरे खौफ में बदल जाती है। वो घबराकर अपनी जगह से उठती है और कांपती हुई आवाज़ में अपने माँ बाप को आवाज़ देती है। तभी कैमरे के फ्रेम में एक भयानक सा साया तेज़ी से अंदर की तरफ घुसता है। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और पीछे की तरफ भागती है। तभी गोलियों की दो बहुत ही ज़ोरदार और खौफनाक आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज उठती हैं। कैमरे का वीडियो बुरी तरह से झिलमिलाने लगता है और स्क्रीन लाल हो जाती है। लेस्ली उस बच्ची को गोली मारने के बाद उसके खून से दीवार पर वही शैतानी निशान बनाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और विक्टोरिया सिर में गोली लगने के बाद भी जिंदा बच जाती है। पुलिस तुरंत उसे लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल की तरफ भागती है और उसके कमरे के बाहर हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है। किर्बी को लगता है कि अब विक्टोरिया पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन लेस्ली साइक्स जैसे शैतान के लिए ये सुरक्षा सिर्फ एक मामूली सा मजाक थी। लेस्ली अस्पताल की पार्किंग में एक नर्स पर बहुत ही खामोशी से हमला करता है और उसका यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनकर बिल्कुल बेखौफ अंदर घुस जाता है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए पुलिस वालों के बिल्कुल सामने से गुजरता है और किसी को उस पर ज़रा सा भी शक नहीं होता है। वो सीधा दवाइयों के स्टोर रूम में जाता है और वहाँ रखे एक जहरीले केमिकल की बोतल को उठा लेता है। वो उस केमिकल को विक्टोरिया के खून चढ़ाने वाले प्लास्टिक के बैग में मिला देता है। कुछ ही मिनटों के बाद जब वो जहरीला खून विक्टोरिया की नसों में उतरता है तो उसका शरीर बिस्तर पर बुरी तरह से तड़पने और ऐंठने लगता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और एक झटके में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। किर्बी और टेलर खुद को इस खौफनाक हार के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद लेस्ली साइक्स का पागलपन और भी ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। वो रात के अंधेरे में एक डोनट की दुकान में घुसता है और वहाँ काम करने वाले लड़के के सीने को चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल निकाल लेता है। दुकान के बाहर खड़ा एक गार्ड मल्लिक उस शैतान को वहाँ से भागते हुए देख लेता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है।
अगले ही दिन मल्ली की खून से लथपथ लाश एक मैदान में लटकी हुई मिलती है। लेस्ली ने उसकी पीठ का मांस छीलकर उसकी पसलियों को बाहर की तरफ मोड़ दिया है और उसके फेफड़ों को बाहर निकालकर एक खौफनाक चील के पंखों जैसा आकार दे दिया है। ये काले जादू का एक बेहद प्राचीन और खौफनाक तरीका था जिसे ब्लड ईगल कहते हैं। पुलिस को लेस्ली के एक किराए के गोदाम से बहुत ही डरावनी चीजें मिलती हैं। वहाँ इंसानों के कटे हुए शरीर के अलग अलग हिस्से कांच के जार में रखे हैं और पुरानी शैतानी किताबों के साथ जोंक जैसा दिखने वाला एक भयानक जानवर की मूर्ति भी रखी है। किर्बी को पता चलता है कि लेस्ली को कई साल पहले एक पुरानी गुफा में किसी शैतानी और पारलौकिक शक्ति का बहुत ही गहरा एहसास हुआ था। वो ये सारे खौफनाक कत्ल आसमान में होने वाली एक बहुत ही दुर्लभ घटना के लिए कर रहा था, जब 3 बड़े ग्रह 800 सालों के बाद एक सीधी लकीर में आने वाले थे। वक्त बहुत ही तेजी से अपने आखिरी और सबसे भयानक मोड़ की तरफ भाग रहा है। लेस्ली एक रात जंगल के पास बने एक छोटे से कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहां एक जवान जोड़ा अपने 3 महीने के मासूम बच्चे के साथ ठहरा हुआ है। वो दरिंदा उस जोड़े को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है और उस रोते हुए छोटे से बच्चे को अपने खुरदुरे हाथों में उठाकर घने जंगल की तरफ निकल जाता है। किर्बी और उसकी पूरी टीम पागलों की तरह उस जंगल में लेस्ली की तलाश कर रही है। आसमान का रंग धीरे धीरे खौफनाक लाल रंग में बदलने लगता है और तभी जंगल के बीचों बीच से किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की अजीब सी आवाजें आती हैं। किर्बी और मार्टिनेज अपनी बंदूकों को मजबूती से पकड़कर उस आवाज की तरफ भागते हैं। वहां लकड़ियों से एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई है और लेस्ली उस मासूम बच्चे को उस सुलगती हुई आग में जिंदा जलाने की तैयारी कर रहा है। मार्टिनेज बिना एक पल गवाए लेस्ली की तरफ अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल बुरी तरह से कांप उठता है। लेस्ली के शरीर से खून का फव्वारा फूटता है और वो दर्द से चीखते हुए पीछे बहने वाली एक तेज और ठंडी नदी में धड़ाम से गिर पड़ता है। नदी का पानी अचानक से हजारों काली जोंकों से भर जाता है और वो जोंकें लेस्ली के शरीर से चिपककर उसे पानी की गहराइयों में खींच ले जाती हैं। आसमान में चमकने वाली वो अजीब सी रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो मासूम बच्चा किर्बी की सुरक्षित बाहों में तेजी से रो रहा है। कुछ दिनों के बाद किर्बी को लेस्ली का भेजा हुआ आखिरी खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा है कि वो 800 सालों के बाद अपना काम पूरा करने फिर से लौटेगा। क्रेडिट सीन में किर्बी अपने फोन पर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है, जहां वो उसी खौफनाक और शैतानी गुफा के अंदर खड़ा हुआ है और गुफा के अंधेरे से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज बाहर की तरफ आ रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। खौफ का ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट सीन कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी खौफनाक रहस्य में।